तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल द ज्ञानपीठ में। और इस चैनल पे आपको पता ही है कि हम लोग नीट और जेई के कंटेंट लगातार लेके आ रहे हैं। और हालांकि नीट का एग्ज़ाम भी पास में आ रहा है, इसलिए नीट पे फोकस ज़्यादा किया जा रहा है। तो ये जो वीडियो होगा वो नीट के बच्चों के लिए होगा, जेई के बच्चे भी देख सकते हैं क्योंकि मेंस लेवल तक तो मैं दूंगा ही। क्लियर है? तो इस वीडियो में मैं जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ वो क्लास 11 का चैप्टर है, जो कि है वर्क एनर्जी एंड पावर। उसके बाद देखिए ग्रेविटेशन भी चैप्टर को। तो ये जो वर्क एनर्जी पावर है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ में आपका जो आने वाला त्यौहार है वो है होली, और उस होली की लाख लाख बधाई आपको, अच्छे से मनाइए। और उसी के साथ ये भी ध्यान रखिए कि आपको 1 महीने के बाद जस्ट आपको एग्ज़ाम भी देना है, तो उसकी भी तैयारी जोर शोर से करते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्क। तो वर्क एनर्जी पावर में सबसे पहले हम लोग वर्क को समझेंगे कि वर्क होता क्या है। क्लियर है? तो आपने सिंपल तरीके से पढ़ा होगा वर्क के बारे में कि वेन एवर अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन इट डिस्प्लेस इट एंड वी से दैट वर्क हैज़ टू बी डन। अगर किसी भी ब्लॉक पे किसी भी बॉडी पे अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, बॉडी डिस्प्लेस कर जाती है, तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन हो गया। क्लियर है? वही अगर किसी भी बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो लगातार और बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं करी, तो साइंस वहां पे वर्क डन नहीं मानेगा और वहां पे सीधे कहेगा वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का होना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब थोड़ा देखिए इस फार्मूले को समझिए कि अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ, ये बॉडी डिस्प्लेस कर गई, ये बॉडी क्या कर गई, डिस्प्लेस कर गई, तो हमने बोल दिया वर्क डन हो गया। इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन में जो इंपॉर्टेंट प्ले रोल है वो किसका है, फोर्स का है और डिस्प्लेसमेंट का है। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की वजह से ही आपका लगातार यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, वर्क डन देखने को मिलेगा। दूसरी बात, आपको पता है कि जो वर्क डन होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी। वर्क है एक स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। वहीं पे जो फोर्स है वो हमारा वेक्टर होता है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हमारा वेक्टर होता है। तो कई बच्चे फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के नाम पे वर्क डन को भी वेक्टर कह देते हैं, जबकि ये गलत है। कोई भी हीट हो, कोई भी एनर्जी हो, कोई भी वर्क डन हो, जिसका यूनिट जूल में हो, कैलोरी में हो, तो उसका वो जो क्वांटिटी होती है वह क्वांटिटी हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है? अब यहाँ पे जो वर्क डन आपको देखने को मिलेगा वो 2 तरीके से देखने को मिलेगा। 2 तरीके से कैसे? 2 तरीके से कैसे? तो ये फोर्स की वजह से। अगर फोर्स आपका कांस्टेंट है, अगर आपका फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, फोर्स ही कांस्टेंट हो गया, तो समझो एक कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क डन देखने को मिलेगा। और वहीं पे अगर आप फोर्स कोई वेरिएबल ले लेते हो, कोई वेरिएबल फोर्स ले लेते हो, कोई वेरिएबल फोर्स ले लेते हो, तो यहां पे वर्क डन वेरिएबल फोर्स की वजह से भी मिलेगा। क्लियर? तो यहां पे लगातार फोर्स वेरी करता रहेगा और यहां पे फोर्स वेरी नहीं करेगा, लगातार कांस्टेंट बना रहेगा। अब ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट क्या है? तो बाबू, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों कांस्टेंट बने हुए हैं तो फोर्स कांस्टेंट है। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों क्या बने हुए हैं, कांस्टेंट बने हुए हैं, तो फोर्स भी कांस्टेंट कहलाएगा। वहीं पे अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोई में से कोई भी एक अगर लगातार चेंज हो रहा है, या तो डायरेक्शन लगातार चेंज हो या तो फोर्स लगातार चेंज हो, तो वहां पे फोर्स वेरिएबल कहलाता है। ठीक है? ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब कहेंगे कि सर मैथमेटिक्स में कैसे समझें कि कौन सा वेरिएबल है और कौन सा कांस्टेंट है? तो बहुत आसान है। अगर फोर्स की वैल्यू कुछ वेरिएबल के साथ, जैसे 5x न्यूटन दिया हुआ हो, 5x न्यूटन, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो किसके फंक्शन में है, x के फंक्शन में है। मतलब कि x के चेंज होने के साथ साथ फोर्स भी लगातार चेंज होता चला जाएगा। तो यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है। वहीं पे कांस्टेंट में क्या होगा, बिना वेरिएबल के 5 न्यूटन, ओनली 5 न्यूटन। तो यहाँ पे ओनली 5 न्यूटन है। तो यहाँ का जो फोर्स है वो किसी x के, y के, z के फंक्शन में नहीं है, केवल F इक्वल टू क्या है, 5 है। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट कहलाएगा और यहाँ पे ये वेरिएबल कहलाएगा, जिसमें कि वेरिएबल यहाँ पे लगा हुआ है x, y या z।
अब आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी कि यस सर, यही है मेन मुद्दा कि फोर्स में अगर वैल्यू केवल नंबर में आए, नंबर में उसके साथ कोई एक्स वाई जेड ना आए, कोई वेरिएबल ना आए, तो समझिए कि वहां का फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। और वही अगर नंबर के साथ कोई वेरिएबल जुड़ गया हो तो वहां पे फोर्स वेरिएबल है। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि फोर्स कांस्टेंट पे क्वेश्चंस कैसे बनते। सिंपल आपको बेसिक में बता रहा हूं। अगर किसी 10 kg को मास को लेते हैं जो कि ग्राउंड पे रखा गया है, एकदम सिंपल एग्जांपल जो आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि 10 kg का मास है और ग्राउंड पे रखा गया है और इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया कितना, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 मीटर का हो गया। कितना सिंपल है, छोटे बच्चे बता देंगे क्लास 9th वाले कि यहाँ पे वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या आप पढ़ते हो, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। क्लियर है, फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। क्लियर है, अब यहां पे बस आपको क्या करना है, फोर्स की वैल्यू 5, डिस्प्लेसमेंट 10 और कितना हुआ 50 जूल। यहां पे वर्क डन कितना हुआ, 50 जूल हो गया। तो ये जो जूल है वो यूनिट होता है किसका, वर्क डन का। वही फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो एसआई में न्यूटन इंटू मीटर होता है और उसी को हम लोग कहते हैं जूल। और जूल आपको पता है कि साइंटिस्ट के नाम पे ही रखा गया है। क्लियर है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसी में एक दूसरा बेसिक क्वेश्चन लेते हैं कि अब इसी में कांस्टेंट फोर्स पे ही एक दूसरा बेसिक क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो देखिए, वही ब्लॉक, वही फोर्स और वही डिस्प्लेसमेंट, ध्यान दीजिएगा, वही ब्लॉक, वही फोर्स और वही डिस्प्लेसमेंट। तो क्या वर्क डन वही आएगा क्या, नहीं। यहां पे फोर्स देखिए, फोर्स देखिए कैसे लगा हुआ है। फोर्स एक एंगल के साथ है, मान लो ये ग्राउंड के साथ लगा हुआ है 30 डिग्री पे। ठीक है, अब आसानी से निकाल सकते हो। तो फोर्स वही, डिस्प्लेसमेंट वही और मास भी वही, बॉडी भी वही, लेकिन वर्क डन बिल्कुल अलग आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो वर्क डन है वह एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे डिपेंड कर रहा है। हम चाहते तो एक साथ फार्मूला बताते थे एफ एस कॉस थीटा, लेकिन कोई मतलब नहीं है। क्लियर है, ऐसे फार्मूले का जो फार्मूला आपको पूरी जानकारी न दे पाए तो उससे बढ़िया क्वेश्चन के साथ फार्मूला समझिएगा, मस्त समझ में आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे फोर्स भी वही, मास भी वही, डिस्प्लेसमेंट भी वही, लेकिन वर्क डन वही नहीं आएगा। क्लियर है, तो क्या आएगा, तो जब इस तरीके से कोई फोर्स लगा हुआ है, कोई वेक्टर इस तरीके से लगा हुआ है जो कि ना x में है, ना y में है, ना z में है, तो उस कंडीशन में हम इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइड करते हैं, तो जिसके साथ, जिस एक्सिस के साथ थीटा लगा होता है वहां पे आता है कॉस, और जिस एक्सिस के साथ कोई थीटा नहीं है वहां पे आता है साइन। तो यहां पे जो y एक्सिस है, इस y एक्सिस के साथ 5 न्यूटन कोई भी एंगल नहीं बना रहा। एंगल निकालने को निकाल सकते हैं कि 90 - 30 60, लेकिन अभी हमने कौन सा एंगल दिया है, क्वेश्चन ने कौन सा एंगल दिया है, ग्राउंड के साथ दिया हुआ है। तो आपको ग्राउंड के साथ एंगल लेके चलना है। क्लियर है, तो यहां पे ग्राउंड के साथ वो 30 डिग्री बना रहा है, तो x के साथ आएगा cos, तो क्या आएगा 5 cos 30 डिग्री, और यहां पे क्या आएगा 5 sin 30 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट तो इधर है और फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, तो इसके वजह से वर्क डन नहीं होगा। ये बात समझना है कि जिधर डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन तो उसी की वजह से होगा। भाई डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं, तो इस फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना आया। ये देखो, ये देखना जरूरी है कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी में वो किस फोर्स की वजह से आ रहा है। तो जिस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वर्क डन भी उसी फोर्स की वजह से मिलेगा। तो यहां का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस फोर्स की वजह से नहीं आ रहा, वो तो नीचे लगा रहा है ग्राउंड में, इस फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो दोस्तों इसी फोर्स की वजह से क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। और वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखो ना भाई, सिंपल में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखो, और यहाँ फोर्स की वैल्यू क्या है 5 cos
30 डिग्री इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, तो कितना हुआ 50 cos 30 इक्वल √3/2 होती है 225। 2 को हमने 50 से काट दिया कितना 25, तो आया 25√3 जूल आ गया, 25√3 जूल आ गया। क्लियर है? बात समझ में कुछ आ रही है कि नहीं? यस सर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, ऐसे कि एक ब्लॉक है 10 kg का, डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर का, और फोर्स कुछ ऐसे लगा रहे हैं, देखिए 5 न्यूटन का। तो फोर्स वही, मास वही, डिस्प्लेसमेंट वही, तो क्या वर्क डन भी वही। यहां पे एंगल हम दे दिए अलग, 60 डिग्री बना दिया, तो एंगल चेंज तो वर्क डन भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए 30 डिग्री था तो वर्क डन कुछ और आएगा, 60 डिग्री है तो वर्क डन कुछ और आएगा। पक्की बात है? तो एंगल के साथ वर्क डन चेंज हो रहा है लगातार। क्लियर है? इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, कंपोनेंट बनाएंगे। तो x के साथ cos और y के साथ साइन, तो यहां पे बनेगा 5 साइन 60 डिग्री और यहां बनेगा 5 cos 60 डिग्री। क्या कमाल की बात है। ठीक है, अब थोड़ा देखिए ना, इस फोर्स की वजह से वर्क डन मिलेगा कि इस फोर्स की वजह से वर्क डन मिलेगा, तो आप क्या बताओगे? जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ये इधर किस फोर्स की वजह से हो रहा होगा? इस फोर्स की वजह से। अरे भाई, जब बॉडी को हम ऐसे खींचेंगे तभी तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, आकि बॉडी को ऊपर खींचोगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में इधर दिया हुआ है, ऊपर नहीं। अगर ऊपर दिया हुआ होगा तो वो mgh वाला कंडीशन लग जाएगा बाबू, वर्क डन mgh। तो यहां पे हम सिंपल सा वर्क डन पढ़ रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट आपको दिखा दिया गया। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ग्राउंड के पैरेलल। तो फोर्स भी कौन सा लेंगे? ग्राउंड के पैरेलल वाला लेंगे। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा 5 cos 60 डिग्री इंटू डिस्प्लेसमेंट 10, तो कितना हुआ 50 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, कितना आया 25 जूल हो गया, 25 जूल हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो वर्क डन है, वर्क डन उसका फार्मूला F(s cos थीटा हो सकता है। और यहां पे हम बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन 0, और थीटा के साथ भी लगातार वर्क डन 0 हो सकता है, थीटा के साथ भी वर्क डन 0 हो सकता है। तो यहां जो थीटा वो क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो थीटा है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। अब यहां पे आपको कुछ और देखने को मिल रहा है। क्या ये Fs cos थीटा कहीं देखा लग रहा है क्या? तो यस सर, हमने देखा है AB cos थीटा, और इसी को हम लोग लिखते हैं A वेक्टर डॉट B वेक्टर। इसका मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो स्केलर प्रोडक्ट है, जो डॉट प्रोडक्ट है, क्लियर है, वही हमारा वर्क डन है। देखिए वही हमारा वर्क डन है। तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? W = F वेक्टर डॉट S वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं आराम से। और इसलिए हमारा क्या हो गया? ये वर्क डन खुद स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो वर्क डन वर्क चैप्टर बहुत मजेदार है, क्लियर है, और इस पे क्वेश्चंस भी बहुत शानदार आते हैं। तो जितना अच्छे से पढ़ेंगे, जितना अच्छा नोट बनाएंगे इस चैप्टर का, उतना अच्छा क्लियरिटी आएगी। साथ में इस चैप्टर से बहुत ही टॉप ग्रेड के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, मेंस लेवल, एडवांस लेवल सब के सब बनता है इस चैप्टर से, इसलिए चैप्टर बहुत खास हो जाता है। क्लियर है? कहीं ना कहीं ये चैप्टर हमको आसान थ्योरेटिकल में लगता है। थ्योरेटिकल में आसान इसलिए लगता है क्योंकि छोटे क्लासों से हम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। वहीं पे क्लास 11th में सोचो वर्क डन कभी नहीं पढ़ा हो, ना 9th में, ना 10th में, ना कभी आपने ना पढ़ा होता, तो ये नया चैप्टर आपके लिए थोड़ा सा टफ भी लगता। जैसे कि अदर चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आप पहली बार पढ़ते हो तो थोड़ा टफ लगता है ना, तो ये आसान इसलिए लगता है कि आपने पहले भी सुना हुआ है। ठीक है,
तो वर्क डन के बारे में हमने ऐसे कुछ बातें की। अब आइए वर्क डन किसके वजह से निकालेंगे, वेरिएबल फोर्स की वजह से निकालेंगे। उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म इसके लिए यूज करना पड़ेगा और उसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा वेरिएबल फोर्स है, फोर्स वेरिएबल है, क्लियर है, तो सॉरी हाँ वेरिएबल फोर्स है और उसकी वजह से वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फार्मूला हम लिखेंगे एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर और इसी को कर दिया जाएगा इंटीग्रेट, इसी को कर दिया जाएगा इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट आप कैसे करोगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ आर है ना, आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा है तो लिमिट भी होना चाहिए R1 से R2 का। अगर dr है तो R1 से R2, वहीं पे अगर आपने लिखा क्या, वहीं पे अगर आपने लिखा इंटीग्रेशन f इंटू dx तो आपको x1 से x2 लेके चलना पड़ेगा। वही अगर आपने लिखा f इंटू dy तो आपको y1 से y2 लेके चलना पड़ेगा। वहीं पे लिखा आपने f dz तो आपको z1 से z2 लेके चलना पड़ेगा, क्लियर है। तो जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है लिमिट भी उसी के लिए लेते हैं, पक्की बात है। तो यहाँ पे dr है तो r1 r2, x है तो x1 x2 एंड सो ऑन, ठीक है। साथ में इसको एक साथ कैसे लिखें, तो अगर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वह i कैप में भी है, dy j कैप में भी है और dz k कैप में भी है, तो यहां पे उठा के पुट कर दीजिए तो आपको ये फार्मूला कुछ ऐसे दिखेगा, f साथ में dx i कैप, देखिए dr के जगह पे हमने वो पुट किया dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ऐसे यूज कर लोगे। साथ में इसको आप तोड़ सकते हो, तो तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, f dx i कैप प्लस f dy j कैप प्लस f dz k कैप। अब देखिए इसी को हमने अलग अलग लिखा था, अब एक साथ लिख दिया है, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो x1 से x2, y के रेस्पेक्ट में है तो y1 से y2, z के रेस्पेक्ट में है तो z1 से z2। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे लगाएं, कैसे क्वेश्चन लगाएं, तो आइए बहुत सिंपल एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। मान लो फोर्स का जो वैल्यू दिया हुआ है वो मान लो दिया हुआ है 5 न्यूटन और जो डिस्प्लेसमेंट है वो मान लो हमने दे दिया, डिस्प्लेसमेंट हमने दे दिया 4x इंटू 5y प्लस 7z, मान लो ऐसे दे दिया 4x प्लस 5y प्लस 7z, ऐसे हमने दे दिया, डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक है। यहां लिख लेते हैं i कैप सॉरी j कैप और ये ले लिया हमने k कैप। तो फोर्स ये लगाया और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो क्या करोगे, इसको उठा के सीधे पुट कर दोगे फार्मूले में, तो वर्क डन इक्वल टू क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन 5 इंटू 4x dx, ऐसे हो जाएगा क्या, ऐसे हो जाएगा क्या, 4x dx नहीं, ये ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा। देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे देता है, देखिए आपको घुमाने के लिए 4x i कैप 5y j कैप f z k कैप, तो उस कंडीशन में अब सोचोगे कि इसको रखे कैसे, क्योंकि वर्क डन बराबर अगर हम लिखेंगे, वर्क डन बराबर लिखेंगे f इंटू डी एक्स, क्लियर है। तो यहाँ dx की वैल्यू क्या है, सॉरी ds की वैल्यू क्या है, तो ds की वैल्यू तो ये पूरी है, ये पूरा का पूरा ds है, ठीक है। तो क्या हम सबकी वजह से निकालें, तो बिल्कुल सबकी वजह से निकालिए, ये पूरा उठा के यहाँ पुट कर दीजिए और एक बार x के लिए निकालिए, एक बार y के लिए निकालिए और एक बार z के लिए निकालिए। आपको पूरा निकालना पड़ेगा भाई, क्लियर है, जिसके जिसके लिए दिया है उसके लिए। वहीं अगर y और z में कोई भी वर्क डन देखने को नहीं मिला है तो केवल x के लिए निकालिए, ठीक है। तो ऐसे इस पे क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम्पल भी इसके ऊपर शानदार बनते हैं, ठीक है। आइए एग्जाम्पल कुछ कराते हैं आपको, ठीक है। अब एग्जाम्पल कुछ कराते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ फोर्स वेरिएबल है और हमने इसमें गलती क्या करी थी अभी पिछले वाले क्वेश्चन में,
इसमें गलती ये करी थी कि हमने यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट ले लिया था, तो क्या उसको नहीं लगा सकते हैं? उसको भी लगा सकते हैं, उसको भी लगा सकते हैं, पक्की बात है। लेकिन उसी के लिए लगाएंगे, एक्स के लिए अलग, वाई के लिए अलग, जेड के लिए अलग। लेकिन अगर वही फोर्स कैसा हो, वेरिएबल्स के फॉर्म में हो, जैसे कि F इक्वल टू 2 माइनस 7x² प्लस 5x और डिस्प्लेसमेंट दे दिया हो 10 मीटर, और क्या निकालना हो, वर्क डन निकालना हो, वर्क डन निकालना हो। अब इसको कैसे लगाएंगे, तो यहां ध्यान दीजिएगा, जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किधर हो रहा है, एक्स में हो रहा है। किधर हो रहा है, एक्स में। यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, तो ये और आसान हो जाता है। कैसे, क्या लिखेंगे, फोर्स इंटू डी एक्स। अब हमने डी एक्स को क्या बना लिया, कांस्टेंट बना लिया। देखो 10 मीटर जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा है 10 मीटर, क्लियर है। और फोर्स हमारा क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, क्लियर है। तो उस तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तब कहोगे सर इसको कहाँ रखेंगे, इसको कहाँ रखेंगे भाई साहब, तो उसको रखिएगा भाई साहब एक्स में, उसको रखिएगा भाई साहब एक्स में। तो जो लास्ट में एक्स आएगा उसे हम उठा के रखेंगे तो मिल जाएगा। तो कैसे होगा, तो यहाँ देखिए हम यहाँ एस के जगह पे क्या लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट है तो एक्स लिख देते हैं ताकि हम उसको उठा के रख सकें। अब देखिए तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, 2 माइनस 7x² प्लस 5x इंटू डी एक्स, ये हो गया। इसको तोड़ दीजिए तो क्या मिलेगा, 2dx माइनस इंटीग्रेशन में 7x² dx प्लस 5x इंटू डी एक्स हो गया। आपको पता है कि यहाँ पे क्या है 2dx है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। dx का इंटीग्रेशन होता है x और बाहर है 2, माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है x³/3 और मल्टीप्लाई है कितना 7, और प्लस x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2 और मल्टीप्लाई है 5, ऐसे। अब क्या करेंगे, वहां पे x की वैल्यू को उठा के पुट कर देंगे, x की वैल्यू को उठा के पुट कर देंगे, क्लियर है। तो यहां पे x को ले दिया हुआ है 10 मीटर, तो इसका मतलब ये समझेंगे कि 0 से 10 मीटर चला है। x की वैल्यू 10 मीटर का मतलब 0 से 10 मीटर चला है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा जी, 2 × 10, अगर वहीं पे यहां पे मान लो कि कोई दूसरा नंबर होता है, जैसे कि अगर दिया होता 2 से 5 मीटर चलना है तो आपको लिमिट कैसे रखना होता है, 2 से 5, एक बार 5 एक बार 2, आप लिमिट रखना तो जानते हो ना, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है 0 से 10 है, तो आपको पता है कि 10 रखोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, 0 पे कुछ नहीं मिलता है, इसलिए 0 को हम रखेंगे ही नहीं, ठीक। तो 2 × 10 माइनस 2 2 4 2 8, सॉरी 10 × 10 × 10/3 × 7 प्लस 10 × 10/2, इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इस पे ही एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे देते हैं, 2x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट है हमारा 0 से 5 मीटर, और क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको दे देते हैं, 10 kg है, इधर लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का है, डिस्प्लेसमेंट हमने दे दिया 20 मीटर, और क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। ये दो आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हो गया, इसको लगा के आइएगा, बाकी का लेक्चर कल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, त्यौहार मनाइए सावधानी से और खुश रहिए और सबको खुशी दीजिए। धन्यवाद।